हेलो एवरीवन। एसएसटी में हिस्ट्री हम पढ़ रहे थे। चैप्टर नंबर फर्स्ट हो चुका है, जिसके 3 लेक्चर ऑलरेडी आउट हो चुके हैं। जिन्होंने नहीं देखा वो लेक्चर देख लें फटाक से। चैप्टर नंबर 2 आज हम स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट लेक्चर आपके सामने है, जिसका नाम है फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी। ट्रेड का मतलब होता है व्यापार करना, कोई सी चीज को खरीदना और कहीं ले जाकर के बेचना। और टेरिटरी का मतलब होता है कहीं का ऐसा क्षेत्र जिसको हड़पना। तो ये हर्बल्स ने देखना है कि इस सेंस में लेना है कि कुछ लोग आते हैं अपने कंट्री में इस पर्पस से कि हमको कुछ ट्रेडिंग करनी है, कुछ खरीदना है और दूसरे जगह ले जा करके बेचना है। और कुछ समय के बाद उनका मूड ये चेंज हो जाता है कि नहीं, जहाँ से हम खरीद रहे हैं उसी मार्केट को एकदम कैप्चर कर लेना है। जहाँ जहाँ से ये मार्केटिंग होती है उस पूरी पूरे के पूरे एरिया को, टेरिटरी को कैप्चर कर लेना है। और वहाँ पे रूलिंग भी करना है, और रूलिंग 1-2 दिनों के लिए नहीं करना है, लगभग 200-300 सालों तक करना है। 200-300 सालों तक करना है। इस मोटो के साथ जो हमारे इंडिया में, कंट्री में एंटर किए थे ब्रिटिशर्स के बारे में, उन्हीं का इस्टेब्लिशमेंट कैसे हुआ, पूरा का पूरा ही चैप्टर है उसी के बारे में। इसीलिए इसका नाम है फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी। इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं, स्टार्ट करते हैं। इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड जानते हैं कि जब हमारे वहाँ ब्रिटिशर्स आए थे, फर्स्ट टाइम कब आए थे, 1600 में। और चूंकि जब हम हिस्ट्री स्टार्ट किए थे फर्स्ट चैप्टर में, तो मैंने आपको बताया था कि टोटल टोटल जो क्लास 8 की जो हिस्ट्री होने वाली है, इसको बोलते हैं मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। और ये टोटल रिलेटेड होते हैं किसके साथ में, ब्रिटिशर्स के साथ में। तो ये ब्रिटिशर से रिलेटेड है। तो ब्रिटिशर जो है सबसे पहले इंडिया में आए थे 1600 में। जब ये ब्रिटिशर्स इंडिया में आए थे तो उस टाइम इंडिया पे जो है, जो मुगल डायनेस्टी थी, मुगल डायनेस्टी जो टर्की के वंशज माने जाते थे, टर्की और मंगोलों के जो वंशज माने जाते थे, जिन्होंने 1526 1526 से रूलिंग करना दिल्ली पे और अदर पार्ट्स पे स्टार्ट करना शुरू किया था। तो इनको बोलते थे मुगल डायनेस्टी। तो जब ये ब्रिटिशर्स इंडिया में आए थे तो उस टाइम इंडिया पे कंट्रोल था किसका, मुगल डायनेस्टी का। तो मुगल डायनेस्टी में सबसे पहले रूलिंग स्टार्ट किया था किसने, बाबर ने, ठीक है ना। और ये करते 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 1707 तक एक व्यक्ति, मतलब सबसे पावरफुल व्यक्तियों की बात करें तो सबसे पहले बाबर है। उसके बाद बाबर के बेटे हुमायूं थे, हुमायूं के बाद अकबर आए, अकबर के बाद जहांगीर आए, जहांगीर के बाद शाहजहां आए, और शाहजहां के बाद जो आए थे उनका नाम था औरंगजेब जी। तो ये जो औरंगजेब थे, अभी इनका पिक्चर मैं दिखाऊंगा नेक्स्ट स्लाइड्स में। तो ये जो औरंगजेब थे, इनका ये कहना था कि जितना मेरे पूर्वजों ने, इनके जो दादाजी थे अकबर ने, इन्होंने जितना पैन इंडिया पे जितना कंट्रोल किया था, तो इनका ये मानना था औरंगजेब का कि मुझे मुझे जो है इस जितना इंडिया पे कंट्रोल है हमारे दादा परदादा ने किया था, उससे ज़्यादा हमको बढ़ाना है। इस मोटो के साथ ये आगे बढ़ रहे थे। बहुत जगह इन्होंने इंडिया पे इधर उधर अटैक भी किया और इसमें सक्सेसफुल भी रहे। तो लेकिन हुआ क्या, एक टाइम आता है 1707 का, जब इनकी डेथ हो जाती है। जब ये डेथ होते हैं तो उसके बाद में जितने भी मुगल एम्पायर में मीन्स कि मुगल एम्पायर के जो एम्परर बनते गए, उनके पास जो है उतनी पावर नहीं होती थी कि वो कहीं अदर टेरिटरी पे अटैक करके उसको इंडिया में मिला लें। या अगर इन्हीं की टेरिटरी में, जैसे कि आप शिवाजी का एग्जाम्पल ले लो, मराठा से जो थे, अगर वो मुगलों के खिलाफ विद्रोह कर रहे हैं तो उस विद्रोह को दबा सकें। तो धीरे धीरे क्या हुआ कि जितना भी मुगल एम्पायर की जितनी जमीन थी, टेरिटरी उन्होंने कंट्रोल कर रखी, तो धीरे धीरे श्रिंक होने लगी थी। श्रिंक समझते हो ना, सिकुड़ने लगी थी। ये हुआ कब, औरंगजेब की मृत्यु के बाद। कब हुआ था ये, 1707। तो यहाँ पे ये ब्रॉडली सेंस पे हम बोल सकते हैं कि औरंगजेब ही वो क्या थे, लास्ट एक ऐसे मुगल रूलर थे जो पावरफुल थे। उसके बाद में जैसे इनका डेथ हुआ तो क्या हुआ कि जो रीजनल पावर्स है वो उठ खड़ी होने लगी, और जो मुगल एम्पायर का जितना भी एरिया हुआ करता धीरे धीरे श्रिंक होने लगा। और बहुत सारी फॉरेन पावर्स को, जैसे अभी हम पढ़ेंगे, अंग्रेज आए हमारे देश में, पुर्तगाल के लोग आए, डच के लोग आए, फ्रांस के लोग आए। और हमारे वहाँ जो उनको अपॉर्चुनिटी मिल गई कि हाँ, अब ये मौका सही बनता है कि इंडिया को हम हैमर करते हैं और इस पर कंट्रोल करना शुरू करते हैं। तो ये सारा चीज़ चल रहा था। तो पहले हम आपको एक मैप दिखाते हैं। ये वो व्यक्ति हैं जिनका नाम है औरंगजेब, जिनकी डेथ हो गई थी 1707 में।
तो यूरोप में जो कंपनी ब्रिटिशर्स हम बोलते हैं बेसिकली एक वहाँ पे दो चार कंट्री का वहाँ पे ग्रुपिंग है जिसको बोलते हैं यूके। उसी यूके में एक कंट्री जिसको बोलते हैं ब्रिटेन। तो ब्रिटेन के जो महारानी थी, महारानी विक्टोरिया, उन्होंने कुछ लोगों को इंडिया भेजा था कि आप जाइए उनके साथ ट्रेडिंग करिएगा। उस कंपनी को बोलते थे ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट क्यों बोलते थे? क्योंकि जो हमारा कंट्री है इंडिया, वो उनके देश से ईस्ट में पड़ता था, पूरब दिशा में पड़ता था। इसीलिए इस कंपनी का नाम दे रख दिया था ईस्ट इंडिया कंपनी। और ये जो फ्लैग देख रहे हो, इसी ब्रिटेन का फ्लैग है, आप लंदन भी बोल सकते हो इसको। तो ये जो ब्रिटिश इंडिया कंपनी आई थी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ये उनका लोगो था, जो ट्रेडमार्क था कि जिससे पहचाने जाते थे। इसमें अब देख दो लायन है, और दोनों लायन ने क्या कर रखा है, एक अपने अपने देश का फ्लैग रखा है, एक ऊपर लायन है। तो ये उनका जो टोटल का टोटल जा था, ईस्ट इंडिया कंपनी का ये ट्रेडमार्क हुआ करता था उस टाइम में। ठीक है। इस मैप की हम बात कर रहे थे। ये जो येलो वाला पोर्शन देख रहे हो ना आप, ये येलो पोर्शन, ये जितना येलो पर्सन कहाँ दिख रहा है, लगभग इंडिया का। आप ये देखोगे, ये इंडिया, पाकिस्तान और यहाँ तक कि काबुल, काबुल कहाँ है आज में अफगानिस्तान में है। यहाँ तक इनके दादा परदादाओं ने, मीन्स शुरू के मैंने जिनके नाम बताए, अकबर हो गए, जहांगीर हो गए, या शाहजहां हो गए, इनके टाइम तक जो है, इन्होंने टोटल जो है इंडिया को कवर नहीं कर पाए थे पूरे। तो फिर भी जो है इंडिया का आप देख सकते हो 60 से 65% एरिया पे इन्होंने रूलिंग कर रहे थे, कंट्रोल कर लिया था इंडिया पे। और ये जो नीचे वाला दिख रहा है ना ऑरेंज कलर का, ये औरंगजेब जब बने, इतनी तो इनको टेरिटरी थी पहले से। लेकिन जब औरंगजेब जो है राजगद्दी पे बैठे, दिल्ली की राजगद्दी पे, तो उसने क्या किया कि साउथ की तरफ में, ये देख रहे हो ना कितना अपना टेरिटरी का विस्तार किया है। तो आप ये समझ सकते हो, पूरा का पूरा दक्कन प्लेटू को अपने कंट्रोल में कर लिया था। किसने ये किया था? किसने? मुगल एम्पायर के औरंगजेब ने। तो ये थोड़ी सी पिक्चर ब्लर हो गई है। आप जब इस मैप को आप अपनी कॉपी में ड्रॉ करोगे तो इसको येलो कलर और येलो कलर कर देना। ये लिखा गया है एडेड बाई मुगल्स एंड एडेड बाई औरंगजेब, ये वाला जो पोर्शन है। तो इसको आप मैप बनाते समय अपने कॉपी में डाल लेंगे। एक और मैप हम दिखाते हैं पहले। ये देखिए, ये यूरोप का मैप। ये जो मैप है 1600 एडी का है। 1600, आज 2020 चल रहा है। तो आज से आप 420 साल पहले चले जाइए, तो सन 1600 ईस्वी में पहुंच जाएंगे। तो उस टाइम का यूरोप कैसे दिखता था? ये ऐसे दिखता था। ये नीचे कौन सा कॉन्टिनेंट है? अफ्रीका कॉन्टिनेंट है। और ये जो है ये जो मास्को क्या है? मास्को आपको पता ही होगा, ये किसका? मास्को जो है एक रसिया की कैपिटल है। रसिया जो दुनिया का सबसे बड़ा देश। तो ये जो यूरोप का मैप आप देख रहे हो, इसमें आजकल की जो कंट्री के नेम आप देखते हो, ये आज की हैं। लेकिन उस जमाने में, आज से 420 साल पहले, उनके नाम अलग अलग हुआ करते थे और सबकी टेरिटरी भी अलग होती थी। ये मैप देख रहे हो आप, ये यहाँ वाला, यही वो कंट्री है जिनको हम बोलते हैं ब्रिटिशर्स। क्या बोलते हैं? ब्रिटिशर्स। इसमें दो कंट्री बेसिकली, फर्स्ट को ऊपर जो टॉप पे उसको बोलते थे स्कॉटलैंड, और नीचे वाला जो साउथ में है, ये जो येलो पोर्शन, इसको क्या बोलते हैं? इंग्लैंड। तो यही इंग्लैंड से या ब्रिटेन से वो ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग आए थे। और यहाँ पे एक ये वाला जो पोर्शन है, यहाँ पे दो कंट्री थी। इसको बोलते हैं, ये जो पोर्शन है यहाँ पे कर्सर घुमा रहा हूँ अपना, इसको बोलते हैं, यहाँ पे कंट्री थी, इसको बोलते हैं स्पेनिश एम्पायर। और यहाँ पे बेसिकली दो कंट्री थी। यहाँ जो वेस्ट साइड में ये वाला जो पोर्शन है ना, यहाँ पुर्तगाल है, और इसके बगल में ईस्ट साइड में स्पेन। दो कंट्री हैं, दोनों कंट्री को बोलते हैं आइबेरियन पेनिनसुला। तो यहीं पुर्तगाल से कौन आया था इंडिया में? वास्को डिगामा जी आए थे। कब? 1600, नो, 1498 में आए थे इंडिया में ट्रैवलिंग करने के लिए। इसके बाद में इनके पीछे पीछे स्पेन वाले पहुंचे, इनके पीछे पीछे फ्रांस वाले पहुंचे, उसके पीछे पीछे यहाँ डच वाले, हॉलैंड वाले पहुंचे। उसके बाद कानो कान इनको खबर पहुंच गई, किसको? ब्रिटिशर्स को। चलिए हम भी चलते इंडिया ट्रेडिंग करने। तो ये रूट अपनाते कौन से थे जब इंडिया में ट्रेड करना होता था? ये देखिए, ये हो गया आपका लंदन। ठीक है। यहाँ से नाव में बैठते थे, और ये जो ग्रीन वाली लाइन है ना, और ये देखो स्पेन की कैपिटल है मैड्रिड, और ये लिस्बन है पुर्तगाल की। यहाँ से ये वाला जो ग्रीन मैप है, ये पूरा का पूरा अफ्रीका कॉन्टिनेंट ऐसे पार करते थे, और यहाँ से ये ऐसे पार करके अपने इंडिया जाते थे। ये इंडिया का मैप है, देख रहे हो ना? ये इंडिया कितना दूर है। ये यहाँ से ऐसे आते रहे, और ये यहाँ से ऐसे एंटर करते थे। इंडिया का जो सदर्न पोर्शन है, यहाँ आते थे, केरला में, तमिलनाडु में स्टे करते थे। और यहाँ से जो हॉट स्पाइसेस होती थी, आप क्या मान सकते हो कि काली मिर्च हो गई,
लौंग हो गया, इलायची हो गया, जितने हॉट स्पाइसेस में आइटम्स होते हैं, ये सारी चीज़ों के यहाँ ट्रेडिंग करते थे। और इसी रूट से बैक हो करके पूना ले जा करके पूरे के पूरे यूरोपियन कंट्रीज में ऊंचे दामों पे बेचते थे, और यही इनकी इनकम थी। तो इंडिया से केवल स्पाइसेस ही नहीं खरीदते थे, यहाँ से ये सिल्क भी खरीदते थे, रेशम बोलते हैं। यहाँ से कॉटन खरीदते थे, कॉटन मीन्स कपास जिसे कपड़े बनते हैं, ये भी खरीद करके अपनी कंट्री लेके जाते थे। और वहाँ जो ये अपनी कंट्री में नहीं, ब्रिटेन के थे, तो पूरे के पूरे यूरोप में खरीद करके बेचते थे। तो ये देख रहे हो ना, पूरा का पूरा ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट पार करके आना पड़ता था इनको, ये इतना लंबा रूट जो है तय करना पड़ता था। और यहाँ से, इस कंट्री से यहाँ तक आने में इनको 3 से 4 महीने लग जाते थे नाव से। तो ये ग्रुपिंग में आते थे, ऐसा भी नहीं कि एक बार आते थे। और कंट्री का भी देख सकते हैं कि जो मैड्रिड है स्पेन ने, जैसे कि इंडिया, आपको पता ही होगा कि ब्रिटिशर्स ने इंडिया को कॉलोनी बनाई थी। उसी तरीके से जो स्पेन वाले हैं, ये जो ये देख रहे हैं ना, अभी कलर कोडिंग दी गई ऊपर स्पेनिश। ये जो मैक्सिको है, ये जो कंट्री मैं बता कर रहा हूँ, मैक्सिको है, ये इक्वाडोर है, ये कोलंबिया है, और ये नीचे आप आएंगे तो अर्जेंटीना को चिली है, ये ब्राज़ील का पोर्शन है। ये पूरे के पूरे स्पेनिश ने, यानी वेस्ट साइड में, ये वेस्ट बोलेंगे ना, ये वेस्ट साइड है। तो वेस्ट साइड की जितनी भी कंट्रियां हैं, स्पेन ने गुलाम बनाई सबको, कॉलोनी बनाई थी। और ईस्ट साइड में ये अपना इंडिया हो गया, अफगानिस्तान हो गया, इसके नीचे श्रीलंका हो गया। श्रीलंका का उस टाइम नाम था सिलोन, उन्होंने कब्जा किया था। और उसके बाद में ये वाला जो पोर्शन है ना, ये वाले देखो, ये जो है आपका एक कंट्री यहाँ पे फिलीपींस, ये भी स्पेनिश के अंडर में था। यहाँ पे इंडोनेशिया था, भी उन्हीं के अंडर में था। तो ये यूरोप की जितनी भी कंट्रियां थी, उनके अंदर एक ट्रेंड बन गया था कि हमको जिस भी कंट्री से हम ट्रेडिंग करेंगे, उसको ट्रेडिंग पहले करना है कुछ वर्षों तक, उसके बाद उसको एकदम तरीके से कॉलोनी बना लेनी, उस पर कंट्रोल कर लेनी है। ये सारी कंट्रियों का, यूरोपियन कंट्री का ट्रेंड ट्रेंड था। ऐसा ही वो लोग कर रहे थे। अब चलते हैं अपने टॉपिक पे। ये मैप समझ में आ गया आप लोगों को? ये यूरोप था बेसिकली, और ये यूरोप का बड़ा वाला मैप मैंने आपको समझा दिया। सो अब इस लेक्चर को अब स्टार्ट करेंगे। अच्छा, तो हाँ, अब बात करने चले, हमने औरंगजेब की बात कर रहे थे कि जब जैसे ही औरंगजेब की डेथ हो गई, तो इनके बाद आने वाले जितने भी मुगल एम्परर्स थे, उनके पास इतनी ताकत नहीं होती थी कि वो अपने एम्पायर को उतना सस्टेन कर पा रहे हैं, अधिकारियों के ऊपर कंट्रोल हो, ऐसी चीज़ें नहीं हो पा रही थी। इसी का मौके का फ़ायदा उठा करके 1600 में क्या हुआ कि जो ब्रिटेन की महारानी थी, महारानी विक्टोरिया, उन्होंने एक कम कुछ लोगों, जो कुछ व्यापारी थे, उन्होंने कंपनी बनाई थी, ईस्ट इंडिया कंपनी। तो उनको क्या कर दिया कि चार्टर दे दिया। चार्टर का मतलब होता है अधिकार पत्र, कि कागज में लिख दिया जाए कि इस फला कंपनी को, इतने लोगों को पूरे ईस्ट में, मतलब कि ईस्ट में जितने भी कंट्री पड़ते हैं, उनके साथ ट्रेडिंग करने का अधिकार, ट्रेडिंग करने का राइट केवल ईस्ट इंडिया कंपनी को होगा। ये सन 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी को मिल गया था। तो ये कहते हैं कि ये हो गया कि पूरे ईस्ट के साथ, भारत के साथ, भारत के साथ, चीन के साथ, और इंडोनेशिया के साथ हो गया, फिर से फिलीपींस के साथ हो, इनके साथ सबके साथ ट्रेडिंग करने का, मलेशिया हो गया, सिलोन हो गया, इनके साथ बस ट्रेडिंग करने का अधिकार जो है केवल किसको होगा? ईस्ट इंडिया कंपनी को होगा। ये कहना था ब्रिटेन की जो महारानी थी उनका, और उन्होंने जो है दे दिया वो। तो उसको, उस पेपर को क्या बोलते हैं? चार्टर बोलते हैं। अब ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ये क्या करती थी कि इंडिया आती थी, और यहाँ पे जितनी भी वस्तुएं होती है, छोटी छोटी चीज़ें, मैंने हॉट स्पाइसेस बताया, कॉटन बताया, और सिल्क बताया, इनको चीप प्राइजेस पे खरीदती थी, और उनको हायर प्राइस पे ले जाके कहाँ बेचती थी? पूरे यूरोप में। केवल अपने कंट्री की बात नहीं कर रहे हैं, ये ब्रिटेन और इंग्लैंड के जहाँ के थे, अगल बगल की कंट्री में, स्पेन में चले गए बेचने के लिए, बेल्जियम चले गए, हॉलैंड चले गए, ऑटोमन एम्पायर चले गए। वहाँ जा करके उनको पूरे के पूरे यूरोप में हायर प्राइस, और हायर प्राइस पता है कितना था? 60 गुना सीधे, 60 टाइम्स। कैन यू बिलीव दिस? 1 रुपये का अगर सामान इंडिया में खरीदते थे, उसको डायरेक्ट लाके 60 रुपये में अपने कंट्री बेचते थे वो लोग। इतना इनकम था इनका। ये मैं डिस्कस कर दिया आप लोगों को, ये भी डिस्कस कर दिया। ये करते क्या थे? ट्रेडिंग। इनका ट्रेडिंग था कॉटन खरीदना, सिल्क खरीदना। और ये जो कॉटन और सिल्क इंडिया का होता था, इतना मजबूत होता था कि, और इसकी इतनी डिजाइनिंग, हमारे वहाँ के जो वीवर्स हुआ करते थे, वो कॉटन के कपड़े बनाते थे। ये पूरे के पूरे यूरोप में बहुत बड़ा मार्केट था, कि वहाँ पे कस्टमर ऐसे थे कि वो चाहते थे कि हाँ, जो इंडिया की बनी हुई महीन सालें हैं। अब अपन जब चैप्टर्स पढ़ोगे, तो पेजेस पलटोगे ना, तो बहुत सारे आपको ग्राफिक्स और फोटोज़ मिल जाएंगे, आप उनको देखोगे तो आप भी शॉक्ड हो जाओगे। तो इसकी बहुत ज़्यादा यूरोप के मार्केट्स में डिमांड होती थी।
गरम मसाले में जितने भी हॉट स्पाइसेस होते हैं, जैसे पीपर हो गया, पीपर, क्लोव्स मतलब लौंग, कार्डमम हो गया, इलायची, सिनेमन हो गया, इसकी बहुत ज़्यादा उनके वहाँ डिमांड थी, ये इन सारी चीज़ों को। तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उनके जो ऑफिशियल्स क्या करते गए, ऑफिशियल जो उनके अधिकारी होते थे वो क्या करते गए कि धीरे धीरे ट्रेडिंग तो करते थे। तो एक होता था ना कि कंपनी में 10 से 12 लोग हैं, तो वो एक होता है कि कंपनी के लिए ट्रेडिंग करना, कि कुछ खरीद रहे हैं तो कंपनी को बताएंगे कि हाँ हमने इतना खरीदा है, और कंपनी के नाम से ही अपने देश में ले जाके बेचेंगे, तो जो प्रॉफिट होगा वो कंपनी के सारे लोगों में बटेगा। तो ब्रिटिश के जो ऑफिशियल्स थे वो ऐसा करते थे, लेकिन उसके साथ में उन्होंने कुछ छेड़खानी भी करनी शुरू कर दी। उन्होंने क्या करा कि धीरे धीरे उनके अंदर भ्रष्टाचार, अब कंपनी में मान लो 10 लोग हैं, ठीक है ना, तो ये 10 लोग जो हैं 10 जगहों से ट्रेडिंग करते थे। तो मान लो फर्स्ट वाले गए, इनको बोला गया था कि जो है 5 kg आपको ये लेना, कार्डमन खरीदना था, तो 5 kg जो है अपनी कंपनी के लिए खरीदते थे, और अपने लिए 15 kg चुपके चुपके खरीद लेते थे, और ये 15 kg बेच के जितना मुनाफा था तो अपने पास रख लेते थे, और 5 kg बेच करके जितना मुनाफा है ये कंपनी को दे देते थे, जितनी हिस्सेदारी मिलती थी ये अपने पास रख लेते थे। धीरे धीरे जो है प्राइवेट ये लोग ट्रेडिंग करने लगे, तो इसके कारण क्या हुआ कि कंपनी में जितने अधिकारी थे वो क्या हो गए, वेल्दियर होते गए, मतलब धनी होते गए। और इसके साथ ही इसके साथ ही इंडिया के साथ ट्रेडिंग करने के लिए अब ये जाते थे, जितने भी यूरोपियंस लोग हैं वो जब मार्केट में ले जाकर के बेचते थे तो उनके अंदर भी थोड़ी सी क्या होती, लालच बढ़ती थी, अरे यार ये कहाँ से इतनी ट्रेडिंग कर रहे हैं कि रातों रात इतने अमीर बनते जा रहे हैं। तो अदर यूरोपियंस जो पावर हैं वो भी अट्रैक्ट हो कि नहीं हम भी चलेंगे इंडिया के साथ ट्रेडिंग करने। तो उसमें कौन कौन है, फ्रांस के लोग हैं तो उनको फ्रेंच बोलते हैं, बेल्जियम के और नेदरलैंड के जो लोग आते हैं उनको डच बोलते हैं, पुर्तगाल के जो लोग आए इंडिया में उनको पुर्तगीज बोलते हैं। तो ये सारे लोग जो है इंडिया में, लेकिन वही बात है ना कि जिनके पास नवल फोर्स बहुत ताकतवर है, अभी मैंने बताया कि आप पूरा का पूरा जो है सी रूट क्रॉस करके आना पड़ता था, और आपको अपने देश से चल के इंडिया पहुंचने में 2 से 3 महीने नाव में गुजारने पड़ते थे। तो जिसके पास नवल फोर्स यानी पानी वाली जो सेना होती है, नौसेना बोलते हैं हिंदी में, अगर उनके पास जिनके पास होगी ताकतवर वही तो टिक पाएंगे, नहीं तो मान लो कि आप वहां से निकले किसी भी टापू पे आप रुके, पता चला कि वहाँ के लोकल्स ने आप पे हमला कर दिया, हमला करके आपका सामान लूट लिया, आपको मार डाला, तो ये भी दिक्कत वाली होती थी। तो जितने भी ये लोग आए उनमें से नावल फोर्स जो थी ना ब्रिटिशर्स की, ये बहुत ताकतवर थी। इसीलिए इन्होंने क्या किया कि अदर जो यूरोपियन पावर्स थे वो इनके साथ कंपटीशन में नहीं टिक पाए, स्ट्रगल करना पड़ा उनको, और सबसे ज़्यादा बेनिफिट किसको मिला, ब्रिटिशर्स को ही मिला। तो जब इन्होंने मैंने बताया कि 1600 में आए इंडिया में, तो जब इंडिया में आए तो ये जो ट्रेडिंग करते थे ना, अब इनको पता था कि यार आने में 2 से 3 महीने लग जाते हैं। अब ये थोड़े ना कि इंडिया में आए 5 किलो 10 किलो सामान खरीद के फिर उसको लेके 3 महीने हम जाएंगे बेचेंगे, और मतलब 5-6 किलो एक दिन व्यापार किया, ट्रेडिंग किया और खरीद करके वापिस चले गए, ऐसा नहीं करते थे ये लोग। ये क्या करते थे कि यहाँ आते थे इंडिया में तो 1-1.5 महीने रुकते थे, और 1-1.5 महीने हर दिन कुछ ना कुछ चीज़ें खरीदते थे। जब बहुत ज़्यादा मात्रा में इनके पास सामान हो जाता था, फिर ये क्या करते थे, नाव पे पूरा का पूरा सामान रखते थे और फिर जाते थे रिटर्न। तो ऐसा करने के लिए अब एक बात बताओ आप, बहुत ज़्यादा जब चीज़ें सामान खरीदेंगे तो रखेंगे कहाँ, इनका तो घर तो था नहीं इंडिया में। तो ये क्या करते थे, फैक्ट्रियाँ बनाते थे। फैक्ट्री का मतलब ये नहीं, फैक्ट्री का मतलब आप कंपेयर करो जो गोदाम होते हैं ना, माल गोदाम जिसको बोलते हैं, तो ये फैक्ट्रियाँ लगाना शुरू किया। सबसे पहले जो फैक्ट्री इन्होंने लगाई, ये लगाई थी सूरत में। सूरत कहाँ है, ये जो है मैप अपने देखा ध्यान से, ये मैप तो अपने देख लिया है, यहाँ पे दो जगहों पे फोकस करो ध्यान से। ये बॉम्बे कौन से कोस्ट पे है, इंडिया के वेस्ट कोस्ट पे। और ये जो ब्रिटिशर्स आए थे सबसे पहले कहाँ आए थे, ये केरला में है। केरला में 2 जगह बहुत फेमस है, कालीकट और कोचीन, सबसे पहले वो लोग यहीं आए थे ब्रिटिशर्स लोग। लेकिन ब्रिटिशर्स ने सबसे पहले फैक्ट्री कहाँ लगाई, यहाँ पे सूरत में। कहाँ लगाई, सूरत में, गुजरात में पड़ता है। तो सूरत में सबसे पहले फैक्ट्री लगाई यहाँ पे। उसके बाद एक फैक्ट्री लगाई इन्होंने कलकत्ता के पास में, यहाँ पे। तो देख रहे हो ना ये वेस्ट साइड में है, तो ये लोग, ये इनके लिए नज़दीक पड़ता था, ये इनके लिए नज़दीक पड़ता था क्योंकि ये वेस्ट साइड से आ रहे थे, और इंडिया का जो वेस्टर्न पोर्शन पहले यहाँ पहुँचेंगे। अब यहाँ जाने के लिए फिर इनको नाव से ऐसे क्रॉस कर करके यहाँ आना पड़ता था, या दूसरा तरीका था कि यहाँ लैंड रूट से यहाँ तक पहुँचे, तो बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। तो
ये था कि इन्होंने पहली फैक्ट्री लगाई कहाँ, सूरत में, और दूसरी वाली फैक्ट्री लगाई थी कब, 1651 में, कहाँ पे, हुगली नदी के तट पे, वहीं कोलकाता में इन्होंने फैक्ट्री लगाई थी। उसके बाद में जब ये आए थे तो मैंने बताया ना कि जब आए थे, जब ये ब्रिटिशर्स इंडिया में आए थे, उस टाइम जो है इंडिया पे कंट्रोल जो थे, मुगल बादशाह कौन थे उस टाइम, वहाँ से जहांगीर थे। तो उसके बाद ये करते गए करते गए करते गए, तो उसके बाद क्या हुआ कि जब औरंगजेब की बारी आई, तो औरंगजेब से इन्होंने क्या किया, थोड़ा सा रिक्वेस्ट कर लिया कि अब देखो, ये जब कुछ खरीदते थे ना इंडिया से, तो ये फॉरेनर्स जब भी कुछ भी ट्रेडिंग करते थे, उनको टैक्स देना पड़ता था, जो आसपास के जो राजा होते थे उनको टैक्स देना पड़ता था। तो इन्होंने औरंगजेब से क्या लिखवा लिया कि एक फरमान लिखवा लिया, फिर वही अधिकार पत्र जो लिखवा लिया कि हमको जो है ड्यूटी फ्री ट्रेडिंग करने का अनुमति दे दी गई, और उनको ये राइट मिल गई कि कुछ भी खरीदेंगे उनको टैक्स जो है नहीं देना पड़ता था। तो इसका फायदा उठा करके, और ये फायदा उठाया कि अब टैक्स नहीं देना है, धीरे धीरे राजा कहते थे कि यहाँ की जमीन दे दीजिए, यहाँ हमको फैक्ट्री बनानी है, वहाँ की जमीन दे दीजिए, मुझे फैक्ट्री बनानी है, ये छूट दे दीजिए, वो छूट दे दीजिए। तो बहुत ज़्यादा धीरे धीरे मैनिपुलेट करते करते बहुत ज़्यादा लाभ लेते गए। इन्हीं लाभ का फायदा लेकर के इनके जो कंपनी के ऑफिशियल्स थे, उन्होंने क्या कर दिया, इसका मिसयूज करना शुरू कर दिया, और ये क्या करने लगे, प्राइवेट ट्रेडिंग। मैंने बताया ना कि एक होती है कंपनी के लिए ट्रेडिंग, दूसरी होती है प्राइवेट ट्रेडिंग। तो ये प्राइवेट ट्रेडिंग करके अपना जो है अपने लिए धन बटोरने का काम जो है इस्तेमाल कर दिए। उसके बाद में ये जो प्राइवेट ट्रेड कंपनी जो है, अब प्राइवेट ट्रेडिंग करने से क्या होता था कि भाई कंपनी में 15 लोग थे, तो जब 15 लोग ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो जो जो भी इनकम होगा 15 लोगों में इक्वल बटे। अब ये कौन सी बात हुई कि दो लोग जो हैं, जो भी ट्रेडिंग करेंगे उसको बेचेंगे, उसका पैसा अपने पास रखें और बाकी लोगों को देना, तो ये गलत बात थी। तो ये जो ब्रिटेन की गवर्नमेंट को भी अच्छा नहीं लगा, तो उन्होंने आगे चल के क्या किया, रूल्स को स्ट्रिक्ट कर दिया कि नहीं, अब ऐसा नहीं चलेगा। उसके बाद में अब कंपटीशन बढ़ाने के लिए क्या किया कि पहले ये था ना कि केवल ब्रिटिश की ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया के साथ ट्रेड कर सकेगी, ईस्ट के साथ में, इसको रद्द कर दिया गया, और ये बोला गया कि ब्रिटेन की कोई भी कंट्री, कोई ब्रिटेन देश की जो कोई भी कंपनी है, वो चाहे इंडिया के साथ ट्रेडिंग करना वो कर सकती है इनके साथ। तो ये गवर्नमेंट ने ढेर सारी चीज़ें जो है आगे चल के रेस्ट्रिक्शंस रूल बना दिए। तो अब नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे जब हम, तो किसके बारे में डिस्कस करेंगे कि आखिर ये ट्रेड कर रहे थे तो बैटल कैसे शुरू हो गया, दूसरे राजाओं से या दूसरे वहाँ के जो लोकल कम्युनिटी थी उनसे लड़ाई कैसे हो गई, इसके बारे में पढ़ेंगे। दो बैटल्स के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ना है, बैटल ऑफ प्लासी और बैटल ऑफ बक्सर, जो आने वाले लेक्चर्स में मिलेगा। ये दोनों मैप आपको डिस्कस कर दिया। ओके, थैंक यू।